नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फैक्चुअल तरुण यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं WPL के एलिमिनेटर मुकाबले की, जो कि खेला जाने वाला है आरसीबी विमेंस वर्सेस एमआई विमेंस का। दोस्तों ये दोनों टीमें WPL के इस सीजन में दो बार आमने सामने एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं, जिसमें एक बार मुंबई इंडियंस के हाथ जीत लगी है और एक बार आरसीबी जीतने में कामयाब रही है। दोनों टीमों के बीच हुए मैचेस की खास बात यह है कि ये दोनों टीमें किसी क्लोज एनकाउंटर में अब तक नहीं पहुंची है। दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को एक तरफा मुकाबले में हराया है, यानी कि कल के मुकाबले में कोई भी टीम जीत सकती है। अब अगर हम फैंटेसी पर्सपेक्टिव के से बात करें तो ये एक जैकपॉट मुकाबला है। इसमें आप जीएल आसानी के साथ विन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो आज के मुकाबले में ट्रम्प साबित होने वाले हैं और उनके बारे में हम बात आगे करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जल्दी से जल्दी। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेन्यू की। तो दोस्तों इस वेन्यू में कुल मिला के अब तक WPL के 9 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 6 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। वहीं चेस करने वाली टीम ने भी 3 मुकाबलों में जीत हासिल करी है, और जिसमें से जो 2 मुकाबले हैं वो बैक टू बैक अभी जो 2 लास्ट मुकाबले थे उसमें चेस हुआ है, क्योंकि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने थोड़े कम स्कोर बनाए हैं। अगर एवरेज स्कोर की मैं बात करूं तो वो इस सीजन 160 से 180 के बीच में रहा है। हाईएस्ट स्कोर जो है दोस्तों वो 199 रन है 5 विकेटों के नुकसान पे, और लोवेस्ट स्कोर जो वेन्यू पे बना है वो रहा है 91 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। अब अगर आप स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो 150 से कम यहाँ पे 3 मरतबा बन चुका है, 150 से 170 के बीच 2 बार बन चुका है, और 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे 3 बार बन चुका है। हालांकि इस वेन्यू पे अब तक कुल 9 मैचेस हो चुके हैं और 3 पिचेस यूज हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पिचेस स्लो हो गई हैं। तो हो सकता है कि जो आने वाले एलिमिनेटर और फाइनल टूर्नामेंट मुकाबला है वो आपको बहुत हाई स्कोरिंग ना मिले, बट फिर भी डिसेंट 150 से 170 के बीच का स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। ये रही बात वेन्यू की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पिच की बात कर लेते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में पिच एकदम पाटा विकेट है, बैटिंग के लिए बहुत शानदार विकेट है। यहाँ पे टीम टॉस जीतती है, पहले बल्लेबाजी करती हैं और सामने वाली टीम को प्रेशर में डाल के मैच आसानी के साथ जीत लेती हैं। बाकी जो एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट है वो आपको टॉस के टाइम पे पता लगेगी, क्योंकि 3 विकेट यूज हो रही है। हमें ये नहीं पता कौन सी विकेट यहाँ पे यूज होगी, क्या डायमेंशन होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं जरा रीसेंट मैचेस से कुछ स्टैट की। इस वेन्यू में जो सबसे रीसेंट मुकाबला खेला गया वो खेला गया है गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जिसमें गुजरात जायंट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 26 रन बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पे, और दिल्ली कैपिटल्स ने उसको बहुत ही आसानी के साथ चेस कर लिया था। उन्होंने 129 रन बना दिए थे 3 विकेटों के नुकसान पे। पेसर्स ने इस मुकाबले में 4 विकेटें हासिल करी थी और स्पिनर्स को इस मुकाबलों में 5 विकेटें मिली थी। उसके बाद जो पहले जो मुकाबला खेला गया था वो खेला गया था एमआई विमेंस और आरसीबी विमेंस का। इसमें एमआई विमेंस बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई थी, पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 113 रन में पूरी की पूरी टीम ढेर हो गई थी, और आरसीबी विमेंस ने इसको आसानी के साथ चेस कर लिया था। उन्होंने 115 रन बना दिए 3 विकेटों के नुकसान पे। इस मैच में दोस्तों एलिसा पेरी का बोलबाला रहा था, उन्होंने अकेले ने 6 विकेटें हासिल कर ली थी। कहाँ एलिसा पेरी टूर्नामेंट में पूरे ओवर नहीं करा रही थी, और कहाँ आखिरी मुकाबले में सारे ही विकेटें निकाल के चली गई। विकेटों की मैं बात करूं तो पेसर्स ने 9 विकेटें हासिल करी हैं और स्पिनर्स ने 4 विकेटें हासिल करी थी। उससे पहले जो मुकाबला हुआ था दोस्तों वो हुआ था गुजरात जायंट और यूपी वुमेन्स के बीच में, जिसमें गुजरात जायंट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 152 रन बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान पे, और यूपी की टीम उसको चेज नहीं कर पाई थी, वो 144 रन ही बना पाई थी और अपने 5 विकेट खो दिए थे। पेसर्स को इस मुकाबले में 4 विकेटें हासिल हुई थी और स्पिनर्स ने इस मुकाबले में 8 विकेटें हासिल करी थी। मोटा मोटा अगर दोस्तों देखा जाए कुल मिला के तो पेसर्स को इन 3 मुकाबलों में कुल मिला के 17 विकेटें हासिल हुई हैं। वहीं अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स को भी 3 मुकाबलों में 17 विकेटें हासिल हुई हैं। तो मतलब इस पिच पे आपको स्पिनर्स के लिए भी मदद है, पेसर्स के लिए भी मदद है, और कुछ हद तक ये डिपेंड करता है कि किस पिच पे मैच हो रहा है। एक पिच ऐसी है जो थोड़ी स्पिनर्स को ज्यादा फेवर करती है, एक पिच ऐसी है जो थोड़ी सी पेसर को ज्यादा फेवर करती है, और अभी का जो वेदर हो रखा है दिल्ली का वो भी थोड़ा क्लाउडी सा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, जो हमें कल देखने को मिला था। कल जो मैच हुआ था गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, जिसमें पेसर्स को काफी मदद मिली थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों टीम के हेड टू हेड की। तो दोनों टीमें कुल मिलाकर WPL में 4 बार एक दूसरे के खिलाफ आई हैं, जिसमें से एक बार जीत हासिल हुई थी आरसीबी को, 3 बार जीत हासिल करी है मुंबई इंडियंस ने। और आरसीबी ने जो जीत हासिल करी है वो इसी सीजन में करी है और अपने लास्ट लीग मुकाबले में ही करी है। रिसेंट फॉर्म पे अगर मैं दोस्तों बात करूं तो खेले गए अपने 5 मुकाबलों में से आरसीबी को 2 में जीत हासिल हुई है और 3 मुकाबलों में उन्होंने हार का सामना किया है। पर आरसीबी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पिछला मुकाबला वो अपना जीत के आ रहे हैं, और उस मुकाबले में उन्होंने अपने विरोधी जो है एलिमिनेटर है मुंबई इंडियंस को ही हराया था। वही मुंबई इंडियंस की बात करें तो खेले गए अपने 5 मुकाबलों में उन्होंने 3 मुकाबलों में जीत हासिल करी है और 2 में उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। और उनके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि पिछला मुकाबला वो हार के आ रहे हैं
और वो भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 की कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो दोस्तों आरसीबी अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो एक मोमेंटम के साथ जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो अगर प्लेइंग 11 की हम बात करें तो स्मृति मंधाना और सोफी मोलिनेक्स ही ये नया ओपनिंग पेयर है, आपको ओपन करते हुए नजर आएगा। 3 नंबर पे आपको एलिस पेरी दिखाई देंगे, उसके बाद आएंगे सोफी डिवाइन, फिर विकेट कीपर बैट्समैन ऋचा घोष, जॉर्जिया वॉरहैम, दिशा कसात, श्रेयांका पाटिल, श्रद्धा पुखारकर, आशा शोभना और रेणुका सिंह ठाकुर। अब दोस्तों अगर प्लेइंग 11 आप देखते हो तो जैसे एलिसा पेरी है शानदार फॉर्म में, सोफी मोलिनेक्स थी, पर ट्रम्प कौन साबित हो सकता है? ट्रम्प की अगर मैं बात करूं ना, ट्रम्प कल के मुकाबले में साबित हो सकती है रेणुका सिंह ठाकुर, क्योंकि सीजन इनके लिए बहुत ही बुरा गया है, बट फिर भी टीम ने इनको रिप्लेस नहीं किया है, इनके साथ लगी हुई है, ये हर मुकाबला खेल रही हैं, विकेटें हासिल नहीं कर रही हैं। पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर कल आरसीबी पहले बॉलिंग कराता है तो उस कंडीशन में रेणुका सिंह ठाकुर कल के मैच में ट्रम्प साबित होने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों सोफी डिवाइन की ओर से भी बल्ले से कोई खास पारी नहीं आई है, हालांकि बॉलिंग से 1-2 विकेट चटका देती हैं, बट बैटिंग से कहीं ना कहीं अभी वो सोफी डिवाइन नहीं दिखी है जिसके लिए वो जाने जाती हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं दोस्तों तो जॉर्जिया वॉरहैम की, इनका भी यूटिलाइजेशन उतना अच्छे से हुआ नहीं है। तो ये जो 3 प्लेयर है ना, सोफी डिवाइन, जॉर्जिया वॉरहैम और रेणुका सिंह ठाकुर, ये मुझे कल के मुकाबले में आरसीबी की तरफ से ट्रम्प प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम आरसीबी के प्लेयर्स की एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम इनकी कैप्टन और ओपनर स्मृति मंधाना से। रिसेंट फॉर्म कमाल का है, शानदार फॉर्म में है, बट पिछले 3 मुकाबलों से थोड़ा सा फॉर्म इनका डगमगाया है, उतने रन आए नहीं है। पिछले मुकाबले में भी 11 रन पे आउट हुई थी, फिर 5 रन, फिर 24 रन, बट उससे पहले शानदार फॉर्म में थी, 80 रन, 9 रन, 74 रन, तो हाफ सेंचुरीज मार रहे थे, बड़े स्कोर भी आ रहे थे। और अगर आरसीबी कहीं पहले बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में ये मस्ट पिक बनती हैं, तो आप इनको डेफिनेटली अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। वही बात करूँ सोफी डिवाइन की, तो इन सोफी मोलिनेक्स की, तो इनको प्रमोशन मिला है, बैट से परफॉर्म कर रही हैं, बॉलिंग से परफॉर्म करती आ रही हैं, एक आधा विकेट ये हमेशा निकालती हैं, तो इसके चलते ना ये मतलब कि परमानेंट आपके फिक्स प्लेयर बनते हैं, आप इनको डेफिनेटली लेके चल सकते हो। आप एक बार को चाहो तो स्मृति मंधाना को ड्रॉप कर सकते हो, बट सोफी मोलिनेक्स को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा, क्योंकि ये बॉलिंग से तो आपको पॉइंट दे ही रही है, साथ ही साथ विकेट से भी आपको पॉइंट दे रही हैं। बात करो एलिसा पेरी की, तो ये फिक्स प्लेयर है, सीवीसी की ऑप्शन है, इन पे क्या ही बात करो, रिसेंट फॉर्म कमाल का है। चोट लगने से पहले मतलब ये स्टार्ट हुआ था डब्ल्यूपीएल तो एलिसा पेरी बिल्कुल फॉर्म में नहीं थी, बट इनको चोट लगी, 1-2 मैच के लिए बाहर गई, उसके बाद से उन्होंने जब से वापसी करी तब से परफॉर्मेंस दिए जा रही है, बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं हो रही हैं। अभी तक बैटिंग में परफॉर्मेंस दे रही थी, बट पिछले मुकाबले में मुंबई के खिलाफ बॉलिंग से भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो डेफिनेटली आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 40 रन 6 विकेटें, फिर 49 रन, फिर 24 रन, फिर 58 रन, फिर 44 रन 0 विकेट है। इनको डेफिनेटली आप स्मॉल लीग में लेके चलिएगा, हाई सिलेक्शन परसेंटेज है, और आपको जितने अपोनेंट मिलेंगे सब एलिसा पेरी के साथ ही मिलेंगे, और हो सकता है सीवीसी भी मिले, तो आप चाहो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। फिर बात करें विकेट कीपर बैट्समैन ऋचा घोष की, तो आपके पास इस मैच में ना दोनों ही विकेट कीपिंग ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। तो अगर आरसीबी की टीम चेस करने जाती है तो आप ऋचा घोष के साथ जाइएगा, और मुंबई की टीम चेस करने जाती है तो आप यास्तिका भाटिया के साथ भी जा सकते हैं। और एक सिनेरियो ऐसा भी बनता है कि आप ऋचा घोष और यास्तिका भाटिया दोनों के साथ ही जा सकते हैं। प्लस स्मॉल लीग में तो आप चाहें तो ऋचा घोष को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, बट अगर आप जीएल खेल रहे हो तो जीएल में मैं आपको बता दूं कि ऋचा घोष स्टंप साबित हो सकती हैं, और इनको आप कैप्टन भी बना सकते हो। आगे बढ़े और बात करें तो सोफी डिवाइन की, तो रिसेंट फॉर्म इनका बैट से तो उतना अच्छा नहीं है, बट बॉल से काफी अच्छा है, लगातार विकेटें निकाल रही हैं। अगर मैं रिसेंट परफॉर्मेंस देखूं तो 4 रन 1 विकेट, 26 रन, फिर 23 रन, फिर 2 रन 2 विकेट है, फिर 9 रन 1 विकेट है, तो डेफिनेटली ये ट्रम्प साबित हो सकती है कल के मुकाबले में। अगर आप जीएल में चाहो तो इनको एज अ कैप्टन भी यूज कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग में तो आप इनको अपनी टीम में रखना ही रखना। बात करें हम जॉर्जिया वेयरहैम की, तो देखिए रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, बॉल से परफॉर्मेंस है पर उतना नहीं है, 12 रन विकेटलेस गए, फिर 48 रन 1 विकेट, फिर 2 विकेट, तो इनको आप रख भी सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो, बट आप जीएल में इनको एज अ वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये भी ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकती हैं कल के मुकाबले में। फिर बात करें दिशा कसाट की, तो इनकी मतलब कि उतना परफॉर्मेंसेस आया नहीं है, आप जिनको ड्रॉप करके चल सकते हो। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में तो बैटिंग ही नहीं आई थी, फिर 20 रन 25 रन 2 रन, तो इतना कोई खतरनाक इनका परफॉर्मेंस है नहीं। और कल का मुकाबला जो है ना वो बेसिकली ऑलराउंडर्स पे निर्भर करता है, दोनों टीमों में ऑलराउंडर्स ही ऑलराउंडर्स हैं, तो इन दोनों का मैच जब होता है ना तो थोड़ा सा एक रिस्क ये बनता है कि आप इनके बॉलर्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। कोई गारंटी नहीं है कि इनके बॉलर 4 ओवर भी डालें, क्योंकि 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शन है, तो बॉल इस ओवर जो होते हैं ना वो स्प्लिट हो जाते हैं, तो हमें वो बॉलर्स ध्यान में रखने जो बॉलर्स विकेटें चटका के हमको दें।
बात करें श्रेयंका पाटिल की तो रिसेंट में बहुत अच्छा है और ये मस्ट पिक बनती हैं श्रेयंका पाटिल। मैं आपको बता देता हूँ मस्ट पिक आपको कौन से बनते। देखिए सबसे पहली बात की मुंबई की जो टीम है ना उसमें लेफ्ट हैंडर के नाम पे सिर्फ यास्तिका भाटिया है, उसके अलावा कोई भी लेफ्ट हैंडर आपको बैटिंग लाइनअप में दिखाई नहीं देगा। तो उस कंडीशन में आपके लिए जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है ना या लेफ्ट आर्म पेसर है वो आपके लिए थोड़े से ज्यादा इफेक्टिव बन सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप सोफी मोलिनेक्स आपके लिए मतलब कि मस्ट पिक बनती हैं। साथ ही साथ बॉलिंग की बात करूँ ना तो आप श्रद्धा पोखारकर को भी ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बनेंगी। बात करें श्रेयंका पाटिल की तो ऑफ स्पिनर रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 1 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट फिर विकेटलेस गई थी, तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हो। बात करें श्रद्धा पोखरार की, 2 मैच खेली हैं दोनों में विकेटलेस गई हैं, बॉलर अच्छी हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में शायद से एक ही ओवर इनको डालने को मिला था क्योंकि उधर से एलिसा पेरी ने अपना काम कर दिया था। बट ये इस मुकाबले में जरूरी नहीं कि एलिसा पेरी उतना खतरनाक बॉलिंग स्पेल अपना डालें, वो वंस इन अ सेंचुरी वाला हिसाब होता है जो आता है। तो श्रद्धा पोकर कल के लिए भाई साहब ट्रम्प साबित हो सकती हैं। अगर आप जीएल खेल रहे हो तो इनको वीसी ट्राई कर सकते हो और स्मॉल लीग में भी आप इनको अपनी टीम में रख के चल सकते हो। बात करें आशा शोभना की तो रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट चाहो तो आप इनको रखो या फिर आप ड्रॉप करके भी चल सकते हो। बात करें रेणुका सिंह ठाकुर की तो भाई इनका फॉर्म बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, विकेटलेस गई है पिछले 4 मुकाबलों में। तो आप अगर रिस्क वाकई में अगर किसी प्लेयर पे आप रिस्क लेना चाहते हो ना तो अगर मैं स्मॉल लीग में तो नहीं बोलूंगा कि आप रिस्क लो, बट जीएल में आप डेफिनेटली अगर रिस्क लेना चाहते हो तो भाई रेणुका सिंह ठाकुर को लो और इनको कर दो कैप्टन अपनी किसी एक टीम में। अगर कहीं इन्होंने 2 से 3 विकेट निकाल दिए तो आपकी टीम को कोई भी नहीं हरा सकता क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है और विकेटलेस ये पूरे टूर्नामेंट में जा रही हैं, एक आधा मैच में विकेटें मिली हैं और खेलेंगी ये जरूर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं की और खासकर अगर आरसीबी पहले बॉलिंग कराता है तो उस कंडीशन में आप जीएल में उनको रखो और कैप्टन वाइस कैप्टन बना के छोड़ दो। डेफिनेटली अगर ये चले गई तो भाई जीएल आपकी जीत पक्की होगी। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस आरसीबी का। अब आप लोगों के लिए आगे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल लाइव हो चुका है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप @factualtarun पे जाकर भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को ज्वाइन करने से फायदा आपको ये है कि मैच से रिलेटेड जितनी भी लास्ट मिनट अपडेट है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हमारी फाइनल टीम हम आपको यहीं पे प्रोवाइड कराते हैं, खासकर साथ ही साथ कंफर्म प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, वेदर अपडेट सब कुछ आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं मैच शुरू होने से 20 मिनट पहले। तो जल्दी से जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। चलिए दोस्तों वापस आते हैं हम अपने वीडियो पे और बात कर लेते हैं जरा मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 पे। जैसा मैंने कहा लास्ट मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने थोड़ा सा चेंज किया था, यास्तिका भाटिया को रेस्ट दिया था और एस सजना के साथ ही ओपन करने गई थी। बट मुझे लगता है अगर यास्तिका भाटिया के कोई निगल नहीं है, वो फिट है, तो वो कल का मैच आपको खेलती हुई जरूर दिखाई देंगी। और अगर यास्तिका भाटिया नहीं खेलती हैं तो उस कंडीशन में एस सजना आपके लिए ओपन करती हुई नजर आएंगी। बात करें इनकी प्लेइंग 11 की तो यास्तिका भाटिया और हिली मैथ्यूज ओपन करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे नेट शिवर ब्रांड, फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर, उसके बाद एमिलिया कैर, अमनजोत कौर, पूजा वस्त्राकर, एस सजना, हुमायरा काजी, शबीनम इस्माइल और शाइका इशाक। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कल शायद हुमायरा काजी को ड्रॉप करके इजी वोंग खेलती हुई नजर आ सकती हैं। बाकी देखते हैं क्या प्लेइंग 11 है। फिलहाल के लिए हम यही इसी पे चल रहे हैं। अगर बात कर लो दोस्तों इस टीम के फिक्स प्लेयर की तो नेट शिविर ब्रंट, हेली मैथ्यूज, आप इन दोनों को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा, साथ ही साथ शबीनम इस्माइल। और अगर आप ट्रम्प प्लेयर की बात करूं, मैं पहले बता दूंगा ट्रम्प प्लेयर की आप बात करो इस टीम से तो वो बन सकती हैं शाइका इशाक, साथ ही साथ पूजा वस्त्राकर। ये 2 प्लेयर कल के मुकाबले में ट्रम्प साबित हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके दोनों पूरी टीम की हम प्लेयर्स के एनालिसिस करते हैं। सबसे बात करते हैं यास्तिका भाटिया के, रिसेंट में बहुत अच्छा है और उस टीम के इकलौती लेफ्ट हैंडर हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कल के मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, खासकर अगर इनकी टीम पहले बैटिंग कर रही है तो उस कंडीशन में यास्तिका भाटिया आपके लिए मस्ट पिक बन जाती हैं। आप चाहो ना तो यास्तिका भाटिया और ऋचा घोष दोनों को लेके चल सकते हो क्योंकि दोनों ही अच्छे फॉर्म में हैं और रन कंटिन्यूस बनाती हुई आ रही हैं। खासकर जेल में तो आप डेफिनेटली इन दोनों को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करूं मैं यास्तिका भाटिया का रिसेंट फॉर्म की तो 26 रन है, 1 विकेट भाई कहाँ से आएगा, विकेट कीपर है, ये एरर हो गई स्लाइड में। बाकी 49 रन, 9 रन, 6 रन, 31 रन और 26 रन। उसके बाद बात करें हेली मैथ्यूज की तो रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, बैटिंग से उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनके तरफ से नहीं आ रहा है, थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस आ रहा है 20 रन, 18 रन, 26 रन। बट बॉलिंग से लगातार विकेटें लेती हुई चली आ रही है सामने वाली टीम की और कहीं ना कहीं ये स्मृति मंदाना को कल आउट कर सकती हैं। तो बॉलिंग से विकेटें चटका रही हैं, बैटिंग से विकेटें मतलब बैटिंग से उतना कमाल अभी तक नहीं आया इनके बल्ले से। हो सकता है कल बड़ा मैच और बड़ी परफॉर्मेंस इनके बल्ले से आ जाए
तो उनको डेफिनेटली आप अपनी टीम में लेके चलिएगा। बात करें नेट शिवरब्रंट की, तो भाई ये तो फिक्स प्लेयर, आप इनको बिल्कुल भी ड्रॉप करके मत चलिएगा। अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं, जीएल में आप चाहो तो इनको ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हो, बट स्मॉल लीग में डेफिनेटली इनको ड्रॉप मत करिएगा। बैट से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, पर बॉलिंग से ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दे रही है। 10 रन 1 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 45 रन 2 विकेट, 5 रन कोई भी विकेट नहीं। फिर बात करेंगे कैप्टन हरमनप्रीत कौर की, तो पिछले मुकाबले में फ्लॉप रही थी, 0 पे आउट हो गई थी। उससे पहले 95, 33, 6, 46, 55, 3, 6, तो रिसेंट में बहुत अच्छा है। डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हो, चाहे जीएल हो चाहे स्मॉल लीग हो, और आप इनको सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो। एमेलिया कैर की बात करें तो बैट से भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ रहा है, बॉल से उतना परफॉर्मेंस है नहीं, तो आप इनको कल के मुकाबले में चाहो तो ड्रॉप करके भी चल सकते हो। रिसेंट में उनकी बात करें तो 2 रन 12 रन विकेटलेस गए, 39 रन विकेटलेस गए, 17 रन विकेटलेस गई हैं, तो बॉल से उतना परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। अगर आप उनको लेना है तो एज अ बैट्समैन ही अपनी टीम में रखिएगा। बात करें अमनजोत कौर की, तो उतना कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं, 4 रन है, फिर एक मैच विकेटलेस, 7 रन, 42 रन, एक वो 42 रन की पारी आई थी, उसके अलावा कोई भी पारी नहीं आई है, तो आप चाहो तो इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। बात करूं मैं पूजा वस्त्राकर की, तो पिछले मुकाबले में कोई विकेट नहीं आई थी, बाकी हर मुकाबले में एक एक विकेट ले रही हैं, बैट से थोड़े बहुत रन बना देती हैं, तो मुझे लगता है कि ये ट्रम्प साबित हो सकती है कल के मुकाबले में। डेफिनेटली आप इनको लेकर चल सकते हो, और अगर आप जीएल खेल रहे हो तो आप इनको सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो। बात करें सजना की, अच्छी प्लेयर है, कैलिबर अच्छा है, बस ये कि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत लो है। अगर यास्तिका भाटिया खेलती हैं तो उस कंडीशन में तो इनको डेफिनेटली हम ड्रॉप करके चलेंगे, बट अगर कल यास्तिका भाटिया नहीं खेलती हैं तो उस कंडीशन में एस सजना हमारी मस्ट पिक बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले मुकाबले में अच्छी बैटिंग करी थी, 30 रन बनाए थे, फिर 1 विकेट है, फिर 22 रन 1 विकेट है, 24 रन 4 रन, बॉलिंग भी डालती हैं, रन भी बनाती हैं, तो ये अच्छी प्लेयर है। और अगर कल ये यास्तिका भाटिया नहीं खेलती हैं उस कंडीशन में ट्रम्प भी साबित हो सकती हैं। आगे बढ़े और हुमायरा काजी की मैं बात करूँ तो इनको बिल्कुल ड्रॉप करके चलेंगे। देखिए जीएल में आप चाहो तो भाई इनको लेकर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं है, सिलेक्शन परसेंटेज बहुत लो होगा। अगर हुमायरा काजी ने कल कुछ कर दिया तो आपकी टीम जीएल में सबसे आगे हो जाएगी, तो जीएल में आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग में मैं बिल्कुल भी ट्राई करने की सलाह नहीं दूंगा। रिसेंट में की बात करूं तो 4 रन है, फिर बैटिंग नहीं आई, फिर 6 रन, फिर बैटिंग नहीं आई, फिर बैटिंग नहीं आई, तो इनको मुंबई इंडियंस यूटिलाइज नहीं करती है, सिर्फ 11 प्लेयर बनाने के लिए टीम में आती है। बात करें शबीनम इस्माइल की, तो बॉलिंग से इस टीम के लिए डेफिनेटली अच्छी पिक है, लगातार विकेटें मार रही है, एक 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 3 विकेट 1 विकेट, तो अच्छे फॉर्म में, अच्छी बॉलिंग है, तो कहीं ना कहीं अगर कल मुंबई इंडियंस मुकाबला जीतती है तो शबीनम इस्माइल का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि ये आरसीबी का टॉप ऑर्डर उड़ा सकती हैं। ये डेफिनेटली मस्ट पिक है, चाहे आप जेल खेल रहे हो या स्मॉल लीग खेल रहे हो। बात करें शाइका इशाक की, तो ये ट्रम्प साबित हो सकती है कल के मुकाबले में, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने फॉर्म पकड़ी है, पिछला मुकाबला था जिसे विकेटलेस गई थी, पर ज्यादा देर विकेटलेस जाएंगी नहीं, और सामने वाली टीम में ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स हैं नहीं, तो इनको ओवर पूरे मिलेंगे। अगर स्मृति मंदाना जल्दी आउट हो गई तो उस कंडीशन में पूरे 4 ओवर आपको फेंकती हुई नजर आएंगी, बट मंदाना अगर खड़ी रही तो हो सकता है ये 102 ओवर ही फेंकें। रिसेंट में उनकी बात करूं तो 0 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो एज अ ट्रम्प प्लेयर। तो दोस्तों ये था दोनों टीम का प्लेइंग 11 और प्लेयर का एनालिसिस। आगे बढ़ लेते हैं और जरा बॉलिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं दोनों टीम की तरफ से कि लास्ट मुकाबले में उनका बॉलिंग परफॉर्मेंस क्या रहा था। स्टार्ट करेंगे आरसीबी से। रेणुका सिंह ठाकुर ने मात्र 2 ओवर डाले थे, 16 रन खाए थे और कोई भी विकेट नहीं मिला था। मोलिनेक्स 4 ओवर 26 रन और 1 विकेट इन्होंने हासिल किया था। एसजी पोखारकर, मैंने बोला था ना इनको 1 ही ओवर मिला था, 9 रन दिए थे, क्योंकि एलिसा पेरी ने अपने 4 ओवर पूरे डाल दिए थे, मात्र 15 रन देके 6 विकेटें हासिल कर दी थी, इस वजह से इनके ओवर कट गए थे, अदरवाइज ये ओवर आपको डालती हुई नजर आएंगी। सोफी डिवाइन बैट से तो अच्छा नहीं कर रही, बट 3 से 4 ओवर पूरे डालती हैं, 21 रन देती हैं और 1 विकेट भी हासिल करती हैं। वेयर हमने 2 ओवर डाले थे, 8 ही रन खर्चे थे और 1 भी विकेट नहीं लिया था। आशा शोभना 2 ओवर 12 रन 1 विकेट और श्रेयंका पाटिल 1 ओवर 3 रन और 1 विकेट। जब एलिसा पेरी ने 6 विकेट निकाल लिया तो फिर वही बात होती है ना, बहती गंगा में सबने हाथ धो लिया। अब अगर मुंबई इंडियंस देखे तो उनकी तरफ से शबनम इस्माइल थी, जिन्होंने 4 ओवर कराए थे, मात्र 19 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल किया था, यानी कि बॉलिंग इन्होंने अच्छी कराई थी। हेली मैथ्यूज 2 ओवर 11 रन 1 विकेट, नेट शिवरब्रंट 2 ओवर 18 रन 1 विकेट। तो ये 3 बॉलर हैं जो कंफर्म अपने 2 से 3 ओवर डालेंगे ही डालेंगे। पूजा वस्त्राकर ने भी 3 ओवर की बॉलिंग करी थी, 26 रन देके कोई विकेट नहीं। साइका इशाक ने 2 ओवर कराए थे, 24 रन देके कोई विकेट नहीं। और अमीलिया केर ने भी 2 ओवर कराए थे, 13 रन देके तो कोई विकेट नहीं। तो बॉलिंग की बात करूं तो ये 3 बॉलर तो आपके लिए मस्ट है लेना। बाकी इन 3 में से आप देख सकते हो, उसमें से मुझे लगता है कल पूजा वस्त्राकर या साइका इशाक में से कोई एक ट्रम्प साबित होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हेड टू हेड में जो इस सीजन में 2 मुकाबले हुए हैं उनमें कौन से जो प्लेयर है वो मतलब की बेस्ट परफॉर्मेंस जिनकी निकल के आई है। तो सबसे पहला नाम आता है एलिसा पेरी का। 2 मुकाबले खेले हैं, बैट से दोनों ही इनिंग्स में परफॉर्म किया है, 40 रन और 44 रन की इनिंग आई है। साथ ही साथ पहले मुकाबले में तो विकेट नहीं मिला था, तब ज्यादा बॉलिंग नहीं करा रही थी, बट पिछले मुकाबले में अकेले उन्होंने 6 विकेट लेके मुंबई की कमर तोड़ दी थी। तो डेफिनेटली ये मस्ट पिक बनती हैं। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों हेली मैथ्यूज का। 2 इनिंग में बैट से परफॉर्मेंस आया था, दोनों में 26-26 रन बनाए हैं
और पिछले मुकाबले में 1 विकेट भी हासिल करी थी। फिर बात करें आगे चले तो वो है नेट शिवर ब्रंट, जिन्होंने 2 इनिंग में बैट से एक में ठीक-ठाक परफॉर्मेंस दी थी, 27 रन 10 विकेट और एक में 2 विकेट और एक में 1 विकेट, यानी कि टोटल इन्होंने भी 3 विकेट हासिल करी है आरसीबी के सामने। उसके बाद नंबर आता है सोफी डिवाइन का। 2 इनिंग में बैट से तो खासा कमाल कर नहीं पाई, 9 रन 4 रन, बट बॉलिंग से दोनों इनिंग्स में इन्होंने एक एक विकेट चटकाई है। तो ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं हेड टू हेड मुकाबलों से, क्योंकि ये दोनों ने परफॉर्म दोनों ही मैचेस में किया एक दूसरे के सामने। तो ये 4 प्लेयर तो हमारी टीम के मस्ट पिक बनते हुए नजर आते हैं। आप चाहो तो सोफी डिवाइन के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बट एलिसा पेरी, हिली मैथ्यूज और नाइट शिवर ब्रंट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और वेन्यू पे देख लेते हैं कौन से वो प्लेयर है जिनका परफॉर्मेंस शानदार रहा है। सबसे पहले ऋचा घोष है। 3 मैचेस में एवरेज इनकी 39 और स्ट्राइक रेट देख लीजिए 150 का, मतलब शानदार। फिर आती है एलिसा पेरी, 5 इनिंग में 30.4 का एवरेज और 109 का स्ट्राइक रेट है। और हरमनप्रीत कौर 5 मैचेस में 30 का एवरेज और 131 का स्ट्राइक रेट है। तो ये तीनों प्लेयर मस्ट पिक आपके लिए बनते हैं। अब बॉलिंग की बात करें तो श्रेयंका पाटिल 2 मैचेस में 2.5 की एवरेज है, मतलब हर मैच में लगभग 3 विकेटें मारती हैं और 5.8 का इकॉनमी है। एकता बिष्ट खेल ही नहीं रही है, खिलाया नहीं जा रहा है, या चोटिल है, क्या बात है। उनका भी इस वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छा है, 2 मैच में 2 की एवरेज और 6.4 का इकॉनमी है। वहीं एलिसा पेरी की बात करें वो तो लिस्ट में आई जाएंगे, क्योंकि एक ही मैच में जब 6 विकेटें मार दी हैं तो इस वजह से लिस्ट में आई है, उसके अलावा नहीं आई है। बट 6 विकेटें देखो हर मैच में किसी को नहीं मिलती। एवरेज विकेट की बात करूँ तो 1.4 एवरेज विकेट और 5.3 की इकॉनमी है। बट अगर थोड़ा सा पिच आएगी, वेदर में थोड़ा सा बाद क्लाउडी वेदर होगा, उस कंडीशन में बहुत घातक बल्लेबाज साबित होंगी, तो आप इनको अपनी टीम में जरूर से जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं जरा बेस्ट चॉइस की, कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो कैप्टनसी की अगर बात करूं तो देखो एलिसा पेरी, हेली मैथ्यूज, नेट शिवर ब्रंट और स्मृति मंधाना, ये 4 आपके लिए ना कैप्टनसी के लिए बेस्ट और सेफ चॉइसेस हैं। वही वाइस कैप्टनसी की बात करूं तो सोफी डिजाइन, पूजा वस्त्राकर, ऋचा घोष और हरमनप्रीत कौर। खासकर अगर एमआई की टीम चेस कर रही है उस कंडीशन में तो भाई हरमनप्रीत कौर और भी ज्यादा डेंजरस बन जाती हैं। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन रहने वाला है। आप इनमें अपने हिसाब से थोड़ा चेंजेस कर सकते हो, चाहो तो पेरी को वाइस कैप्टन कर लो, हरमनप्रीत को कैप्टन कर लो, या नेट शिवर ब्रंट वाइस कैप्टन, पेरी कैप्टन। तो इन सब में आपस में आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। इनमें से ही कोई ना कोई प्लेयर कल देखिएगा शानदार परफॉर्म करके आपको देगा। तो ये था पूरा एनालिसिस आपके लिए। अब जरा हम अपनी फाइनल टीम की ओर चलते हैं कि हमने इस एनालिसिस के बाद क्या टीम बनाई है। और दोस्तों मैं बता दूं ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिसने जिसने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, जल्दी जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। विकेट कीपर की बात करूं तो मैंने सिर्फ ऋचा घोष को अपनी टीम में शामिल किया है। बाकी टॉस पे डिपेंड करेगा, हो सकता है मैं यास्तिका भाटिया और ऋचा घोष दोनों के साथ चला जाऊं। बैट्समैन मैंने अकेले हरमनप्रीत कौर को अपनी टीम में लिया है, अभी के लिए फिलहाल के लिए स्मृति मंधाना को ड्रॉप किया हुआ है। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने ज्यादा ध्यान दिया, एलिसा पेरी, हिली मैथ्यूज, नेट शिवर ब्रंट, सोफी डिवाइन, अमेलिया केयर और सोफी मोलिनेक्स मेरे ऑलराउंडर रहने वाले हैं। बॉलर्स में मैंने शबीनम इस्माइल, पूजा वस्त्राकर और श्रेयंका पाटिल को अपनी टीम में जगह दी है। हो सकता है इनमें थोड़े बहुत चेंज होंगे, टॉस पे डिपेंड करेंगे, बहुत चेंजेस नहीं होंगे, इक्का दुक्का चेंजेस होंगे। और कैप्टन मैंने रखा है नेट शिवर ब्रंट को और वाइस कैप्टन रहने वाली है मेरी टीम से एलिसा पेरी। तो दोस्तों ये था पूरा आज का एनालिसिस। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।